श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, पिछले हफ्ते हम डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं, वे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में 1920 से लेकर 1947 तक, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस दौर में जो स्वतंत्रता संग्राम है, उस दौरान की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन है, उस समय की जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी चर्चा को जारी रखेंगे। डॉक्टर त्रिवेदी, एक बार पुनः आपका हम आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर त्रिवेदी, पिछले हफ्ते जब हम चर्चा कर रहे थे और जहां पर हमने अपनी चर्चा को अल्प विराम दिया था, तो उस वक्त आप बता रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो आयोजन हुआ था और एक बड़ा उसमें जो है बहुत अंग्रेजों ने उसमें बहुत बाधाएं भी डालने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वो आयोजन हुआ और बहुत सफल वो आंदोलन हुआ था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में किस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम ने जोर पकड़ा छत्तीसगढ़ में, और हमें जैसा कि आप इसके पहले अनौपचारिक चर्चा में बता रहे थे कि धमतरी का जो जंगल सत्याग्रह है वो भी काफी यहाँ पर मशहूर रहा था। उसके आगे के घटनाक्रम के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। एक बात ध्यान दें शुक्ल जी, कि एक तो आप बड़ा काम कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। जी डॉक्टर त्रिवेदी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि हमने कितनी मुश्किलों से इस आजादी को हासिल किया है, इसके बारे में हमारे श्रोता जाने और उन हस्तियों के बारे में भी जाने जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में तो हम चर्चा कर रही हैं, साथ ही जो अनाम हमारे जो आजादी के योद्धा रहे हैं, जिन्हें हम अनसंग हीरोज कहते हैं, उनके बारे में भी हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने श्रोताओं को अवगत करा रहे हैं। मैं बताना चाहूँ कि रायपुर में तो आंदोलन चल ही रहा था जी, पर छत्तीसगढ़ जो कई रियासतें थी यहाँ पर, उस वक्त रायगढ़ में जी जो रियासत थी, रायगढ़ में रियासत ने बंदे अली फातमी जी और अमरनाथ तिवारी ने पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ आंदोलन किया था जी। वहाँ जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था उसके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया, उनको यातना दी गई जी। सुभाष चंद्र बोस जो कलकत्ते से बंबई जा रहे थे, रायगढ़ में रुके थे, उससे लोग मिलने चले गए जी जी। उसी तरीके से बिलासपुर में जी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जी एक बड़ा तेजस्वी भाषण दिया था और उस तेजस्वी भाषण में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको बिलासपुर जेल में रखा गया था। वहीं उनकी पुष्प की अभिलाषा नामक कविता उन्होंने वहीं लिखी थी बिलासपुर में जी। उसी तरह की बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया गया और उसमें उन्होंने विरोध किया। ऐसी इसी तरीके से ये जो डोंगरगढ़ इलाका है, यहाँ पे भी आंदोलन हुआ था। एक बड़ी बात और है, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के शांतिपूर्वक सत्य अहिंसा के आंदोलन के साथ साथ एक क्रांतिकारी हिंसात्मक आंदोलन का दौर भी चल रहा था हिंदुस्तान में। उसके पहले डॉक्टर त्रिवेदी, हम ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, आंदोलनों के इस पूरे दौर के दौरान महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की 2 यात्राएं की थी जिनका उल्लेख मिलता है, एक 1920 में और फिर 1933 में। इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं उल्लेख कर चुका हूँ कंडेल नहर सत्याग्रह का, वो आपने बताया था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में महात्मा गांधी आए थे जी, उनको लाया गया था वो, लेकिन कंडेल तक नहीं पहुंचकर रायपुर आकर वो धमतरी कुर्द तक गए थे और जगह जगह वहां पे लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। और उसके बाद जानते हैं, शब्द के प्रयोग के लिए क्षमा करें कि उन्होंने उसको हरिजन दौरा कहलाता था। जिसके लिए हम आजकल शब्द का प्रयोग नहीं करते, अनुसूचित जाति की बात करते, कि हरिजन दौरा किया था और हरिजन फंड इकट्ठा करना शुरू किया था। और इसके लिए वे 1933 में आए थे और हिंदुस्तान में उनके मुख्य रूप से रायपुर आए थे। रायपुर के साथ साथ अनेक स्थानों पर गए थे और वहां पर सुनते हैं कि सप्रेशाला जो मैदान है वहां पर उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और बड़े लोगों, महिलाओं ने वहां पे जीवन उनको दान किए थे, बड़े किए थे। और बड़ी बात एक और बड़ी, इस समय इसी दौरान
मुद्दे की बात यह कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव रोचन मंदिर में, राजीव जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, वहां पे अनुसूचित जाति के लोगों को, दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का काम किया था, तब उन्होंने कहा कि मेरे आंदोलन शुरू करने के पहले आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा ने तो ये कार्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया था, इस तरीके से मेरे गुरु हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी के आंदोलन शुरू करने के पहले, जिसको कहने की छुआछूत को दूर करने के लिए अनुसूचित जाति को मुख्य धारा में लाने का जो कार्य है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा ने शुरू कर दिया। एक और बड़ी, महात्मा गांधी जी भी उनको अपना गुरु मानते। और बड़ी बात कि जो उन्होंने यात्राएं की थी, इस यात्राओं के बाद 1937 बाद जगह जगह सामाजिक चेतना का प्रसार होने लगा था, जिसकी चर्चा हम कुछ समय बाद में करेंगे। हाँ, सामाजिक चेतना की चर्चा डॉक्टर त्रिवेदी हम थोड़े समय बाद करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी आप बता रहे थे हमें, उस वक्त हमारे आजादी के आंदोलन के दौरान 2 धाराएं समानांतर रूप से चल रही थी, जिन्हें हम नरम दल और गरम दल के रूप में आसान लफ्जों में हम जानते हैं। एक धारा थी जो अहिंसक आंदोलन की थी और दूसरी धारा थी जो क्रांतिकारी विचारों पर विश्वास रखती थी, जिसमें भगत सिंह जी आगे बढ़े, चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े। तो जो दूसरी धारा थी जो क्रांतिकारी विचारों पर विश्वास रखती थी, उस धारा के कौन लोग थे और उससे संबंधित क्या कुछ यहाँ पर घटनाएं हुई हैं? एक बड़ी घटना शुक्ल जी हुई है कि दूसरी धारा के हमारे जो महानायक थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनसे प्रेरणा लेकर रायपुर और छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपना एक समूह गठित किया और इन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास शुरू किया गया। और इस दल के नेता थे परशुराम सोनी और इस दल के अन्य सदस्य थे गिरिलाल लोहार, भूपेन्द्र नाथ मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, डॉक्टर बी एन सूर, दशरथ चौबे, क्रांति कुमार, सुरेंद्र नाथ और रणवीर सिंह। इन लोगों ने यहाँ पर सशस्त्र क्रांति की आयोजन और इसके लिए बम बनाने का काम शुरू किया। बम बनाने का काम किया। ये जो ईदगाह भाटा है, ईदगाह भाटा, यहाँ पर उन्होंने बम का परीक्षण किया गया। रायपुर में लाखेनगर के पास में जो ईदगाह भाटा, वहां पे बम का परीक्षण किया गया और इस बम के परीक्षण के बाद इन सब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। इसे क्रांति की घटनाएं अन्यत्र नहीं हो सके और उनको गिरफ्तार कर दिया और इनको लंबी अवधि की जेल के दंड से दंडित किया गया। ये बड़ी बात। तो ये क्रांतिकारी घटना एक ही प्रमुख घटना है, लेकिन महात्मा गांधी का आंदोलन तो चल ही रहा था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था। उसके तहत जगह जगह हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हो चुके थे और इसके लिए रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, इन सभी स्थानों पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सबसे पहले रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मीनारायण दास, बैरिस्टर छेदीलाल, खूबचंद बघेल जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो रायपुर में हजारों लोगों ने अपना जुलूस निकाल दिया और इन 1000 लोगों में जयनारायण पांडे, कमलनारायण शर्मा, रमेश शास्त्री जैसे लोग बड़े शामिल थे और बाद में इनके साथ ही दूसरे और यंग लोगों में जो गिरफ्तार किए, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो प्यारलाल सिंह के बेटे थे, बल्लभ दास गुप्ता, ईश्वर चंद्र शुक्ल जो रविशंकर शुक्ल के बेटे थे, इन सबको अलग अलग संघर्ष करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता को याद करिए, इन्होंने भारत के संविधान के हिंदी अनुवाद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। रत्नाकर झा, विश्वनाथ यादव ताम्रकार, मोहनलाल बाकलीवाल बड़े थे और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, त्रियोगी नारायण तिवारी करते रहे। बस्तर में भी आंदोलन छुटपुट चलता रहा और वहां पर श्याम नारायण कश्मीरी, मंगललाल बागड़ी, पीसी नायडू, इन लोगों ने काम किया था और सुंदरलाल त्रिपाठी ने बड़ा वहां पे योगदान किया था। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव बड़ा नाम है। ई राघवेंद्र राव व्यक्ति थे जो भारत की गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थे उसके भी सदस्य थे। बैरिस्टर छेदीलाल जो इस क्षेत्र के पहले बैरिस्टर थे और उन्होंने जो त्रिपुरी कांग्रेस हुई थी, इस त्रिपुरी कांग्रेस के संगठन थे। मत्था प्रसाद दुबे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, जादव प्रसाद मिश्र, ऐसे लोगों ने वहां पर अगुवाई की थी। रायगढ़ में प्रभुलाल काबरा, बंदे अली फातमी और भरत चंद काबरा जैसे लोगों ने आंदोलन जगह जगह किए थे। ये सब व्यक्तिगत आंदोलन थे और इनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बड़ी बात है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जिसका मैंने उल्लेख किया कि प्रजामंडल के अंतर्गत राजनांदगांव, श्री खदान, कवर्धा, रायगढ़, सक्ती, सारंगढ़,
कांकेर और बस्तर में भी आंदोलन चलते रहे। वहां पर देशी रियासतें थी, लेकिन वहां पर संघर्ष होता रहा। डॉक्टर त्रिवेदी, आपके जो पिताजी थे स्वराज प्रसाद त्रिवेदी जी, वो भी एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और न सिर्फ उन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, बल्कि यहाँ पर सामाजिक जागरण और जो एक बौद्धिक जागरण है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपकी चर्चा होती होगी, ये आंदोलनों के परिणति जो है वो हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में मिली, जब हमें ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिली। तो आपके पिताजी उस दिन को कैसा बताते थे जब हमें आजादी मिली? तब छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल था? वो दो चीजें बताते थे। एक तो 1942 की बात करते थे। 1942 के आंदोलन में वो साप्ताहिक अग्रदूत के सहकारी संपादक थे और बड़े क्रांतिकारी विचारों के कारण उस अखबार पर दबाव डाला गया। उसके संपादक के सरदार वर्मा और हमारे पिताजी के घर पे छापे डाले गए। पिताजी फिर भूमिगत होकर चले गए, पर उनको 1942 को आंदोलन की बड़ा आंदोलन जिसकी का उल्लेख मैंने किया, और 1947 का उनको याद रखते कि बड़ी सभाएं हुई थी। बलीराम लाखे ने गांधी मैदान में झंडा फहराया था और चारों तरफ दिवाली मनी थी और उस वक्त हर घर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। क्या बात। और एक बड़ी बात है कि तभी किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, लोग अपने आप बाहर निकल स्वतः स्फूर्त होकर काम करते थे। दूसरी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जो पंडित माधवराव सप्रे ने सन 19 पत्रकारिता की एक शुरुआत की थी, जिसके द्वारा साम्राज्यवादी चेतना का विरोध और भारतीय आत्मालोचन की शुरुआत की थी। ये परंपरा छत्तीसगढ़ में बड़ी तेजी से चलते रहे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहते हुए श्री कृष्ण निवास पत्रिका निकाला था। हाँ, मैं वही असल में आपसे पूछने भी जा ही रहा था कि हम आजादी के आंदोलनों की, राजनीतिक आंदोलनों की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन उस वक्त एक समानांतर धारा चल रही थी जो सामाजिक नवजागरण है उसकी, सामाजिक जागरण की, और साथ साथ में एक वैचारिक बौद्धिक जागरण की भी, जिसमें वहां पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वही पत्रकारिता भी कर रहे थे, अपने अखबार निकाल रहे थे, पत्रिकाएं निकाल रहे थे, साहित्य लेखन भी जोर पकड़ रहा था और इसकी भी सामाजिक चेतना जगाने में बड़ी एक भूमिका रही है। थोड़ा संक्षेप में उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। हाँ, बड़ी बात यह कि इस समय सबसे पहले बात सन 1900 की है जी, लेकिन रायपुर का जो आनंद समाज लाइब्रेरी है इसकी स्थापना 1899 शुरुआत हो गई थी जी, और 1902 में हो गया था और ये केंद्र बन गया था लोगों के विचार विमर्श का। और इस आधार पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर जैसे कवि समाज या वाचनालयों की स्थापना हो गई थी और इन स्थापनाओं के द्वारा वहां पर एक चर्चा का बिंदु शुरू हो गया था। राजिम का जो कवि समाज है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा। रायपुर का आनंद समाज लाइब्रेरी और ये महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते, असहयोग आंदोलन के समय यह हुआ कि लोगों ने सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकाल लिया, तो क्या करें? तो हुआ ये कि रायपुर में माधवराव सप्रे ने बलीराम लाखे के साथ मिलकर, रवि शुक्ला आदि के साथ मिलकर रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1920 में की। बड़ी बात ये थी और वो राष्ट्रीय विद्यालय आज भी स्थापित है। उसी वक्त जानकी कन्या महिला महापाठशाला की भी स्थापना की गई, जिससे कि कन्याओं की शालाओं का के लिए व्यवस्था की जाए। और कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं उस दौर में निकले, थोड़ा सा इसके बारे में भी है। उसकी हम चर्चा करें। मैं इसको मानता हूं कि अभिव्यक्ति की बात है। एक तो पहला मैंने उल्लेख किया ही है कि मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक संघर्ष चल रहा है। मैंने कहा था सुंदरलाल शर्मा ने 1922-23 में जेल में रहते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका निकाली और इसी वर्ष, इसको ध्यान करिए, 1922 में रायगढ़ के चंद्रपुर नामक छोटे स्थान में मनोहरलाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था 1922 में जी। और 1923 में ये बड़ा लैंडमार्क है शुक्ला जी, 1923 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने विकास नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। विकास, और उसमें छत्तीसगढ़ के जितने बड़े लेखक थे, लोचन प्रसाद पांडे, प्यारलाल गुप्त, ये सब उसमें लेखन करते थे। और 1935 में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी के संपादन में निकली, जिसका नाम था उत्थान जी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्रिका की बड़ी प्रशंसा की थी, सिर्फ उसकी भाषा को लेकर आपत्ति की थी। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि इसी साल 1937 में रायपुर में राजनीतिक चेतना के लिए कांग्रेस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1941 में बिलासपुर में रामकृष्ण पांडे ने पत्रिका निकाली, पराक्रम जिसका नाम था जी। और 1942 में
रायपुर से अग्रदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। अग्रदूत बड़ा क्रांतिकारी था, जिसमें मेरे पिताजी संपादक थे। और उसके बाद रविशंकर शुर ने 1936 में नागपुर में महाकोशा साप्ताहिक का प्रकाशन किया था, राजनीतिक चेतना के प्रसार, और वो फिर बाद में उसको रायपुर ले आए और 1946 में उसका प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ। ये पत्रिका साप्ताहिक महाकोशा 1951 दैनिक पत्र बना, पर ये पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के प्रसार, साहित्यिक अभिव्यक्ति को सामने लाने के लिए और सामाजिक सुधार की भावना का प्रसार करने के लिए, और बड़ी बात यह कि विकास की भावना के प्रसार के लिए इसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी, तो डॉक्टर त्रिवेदी, पूरे इसको आपने बहुत ही हमें सारगर्भित रूप में हमें बताया और बड़े रोचक तरीके से बताया, तथ्यात्मक तरीके से हमको जानकारी दी, और आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर एक जागृति आई, न सिर्फ राजनीतिक जागृति बल्कि सामाजिक जागृति भी आई, बौद्धिक जागृति भी आई। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर त्रिवेदी। हमारे श्रोताओं को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारा ये जो वार्ता है वो श्रोताओं को बहुत पसंद आई होगी, और ये एक किस्म से जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंक रहा है आपके साथ इस चर्चा का। तो हम एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम आपके आभारी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कुछ जानकारी आपके श्रोताओं और सबके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।